इस लेक्चर में हम लोग 11th स्टैंडर्ड के वो सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे एज अ कॉन्सेप्ट। हाँ, हमारा फोकस डेरिवेशन पर नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल्स पर नहीं रहेगा। इन दिस लेक्चर we are going to cover all those chapters that are present in our 11th standard. So now we are going to start with vector. As you know, vector is compulsory to understand it firstly, because it plays a important role in all chapters, almost in all chapters, including 12th standard. That's why this becomes important, and that's why I took it as a first chapter. This is not a first chapter. It is included. It is included in chapter named which is motion in straight line. Let's come to the main part. Now here, as I told you, we are starting with first, which is a vector. Vector. Okay, I have PPT. I will read this PPT whenever there will be requirement to read. Let's start. Look, our full concentration should be on concept. Uh, Chapter name is a vector. So let's start with what is the definition of a vector. ये it tells us importance of a direction in our real life. Even we compare in our real life, then we will see importance of a direction. So main point for the vector is to tell direction of a quantity. So कुछ क्वांटिटीज ऐसे होती है जिन्हें सिर्फ नंबर से नहीं समझाया जा सकता। अगर कुछ क्वांटिटीज ऐसे है जिसे नंबर से समझाया जा सकता है और उसके लिए डायरेक्शन महत्व नहीं रहता, तो हम उसे एक अलग प्रकार की क्वांटिटी में रख देते हैं। उसे पुकारा जाता है जिससे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज हो गए जो क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाए, उसे डायरेक्शन से बिल्कुल लेना देना नहीं है। दैट दोज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन वहीं पर एक दूसरा क्वांटिटीज आया, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इस वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे क्वांटिटीज रखा गया जो वो क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड को भी दर्शाए, वो अपने मैग्नीट्यूड को भी रखे, लेकिन वो क्वांटिटी क्या कर रही है कि उन्हें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। उन क्वांटिटी का कहना है कि मैं डायरेक्शन को बताना जरूरी है ताकि लोग समझ सके, लोग इंटरेक्ट कर सके विथ क्वांटिटी। सो दोज क्वांटिटीज रखा गया इन वेक्टर, इन द कैटेगरी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ऐसे क्वांटिटीज जो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी पुकारते हैं। ऐसे क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन से प्योर मतलब है और उसे वो मैग्नीट्यूड भी रहेगा साथ में, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ठीक। तो इन दिस डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर यू अंडरस्टूड कि देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ अ डायरेक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड फॉर सम क्वांटिटी। स्केलर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे एग्जांपल्स हो गए टाइम, टेम्परेचर। टाइम के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कहते हैं कि अभी इतना बजा, कल इतना बजे ये घटना हुई, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन का रोल नहीं देख पा रहे क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना टाइम के साथ डायरेक्शन बताना। तो वैसे ही एक एग्जांपल है, एक क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज आल्सो क्वांटिटी, but when it comes to which type of a quantity is a temperature, then we say this temperature quantity is a scalar quantity because it does not provide a direction, that's it has only magnitude. We say यार देखो, in this particular region there is a temperature of this much. That is how we communicate with a temperature to someone. We tell temperature of somewhere to someone like that. We don't care about the direction for the temperature quantity. Okay, that's why this temperature quantity is a scalar quantity, not a vector quantity. Clear? वेक्टर जैसे वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों, फॉर एग्जांपल
5 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ। यहाँ पर देखो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। हम 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। मैंने कहा कि 5 न्यूटन फोर्स लगाओ। आप कहोगे कि किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट को लगाना ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन, डायरेक्शन तो बहुत सारे, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, वर्टिकल डायरेक्शन की, बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, साउथ नॉर्थ, वेयर आई नीड टू अप्लाई फोर्स, इन विच डायरेक्शन। So yeah, direction is a compulsory. Clear? This was an example. How to represent it? How to represent it? Remember, vector is nothing but magnitude, magnitude and direction, magnitude and direction. How to represent it? Remember, we represent it by an arrow, by an arrow. Here, this segment line is known as a magnitude, but this arrow is known as a direction. And combination of a segment line and arrow is completely about a vector quantity, a quantity which is a vector. So this segment is our magnitude and this arrow is our direction. Okay, you can represent any quantity which is a vector like that arrow. If magnitude is 2 centimeter, then just put a line segment as a 2 centimeter. Your magnitude, this line side, you can say measurement of this line segment should be 2 centimeter, because you are saying that we have a two side, we have a vector quantity whose magnitude is a 2 centimeter. So you geometrically you can represent the vector like that. Just you increase this till the 2 centimeter, and the direction, in which direction is your vector, and just if your direction of the vector is vertically, so like that you can draw. And this is where this magnitude is a 2 centimeter and direction is upward vertically. That is how we can represent geometrically. Even you can represent. Okay, so one more thing I think I need to discuss over here about this arrow, which is this point. We have two points. This first point and last point, which end. You can say this is a starting point and ending point. We start from here, from this point. That's why we are calling it as a starting point. And there is no end. It is going till the infinity. But just consider this point as an ending point. So remember, this starting point will be our tail, and this final point will be our head. This is very compulsory. It will come. It will come when when we will be talking about how to find the angle between two vectors. Yeah. Then you will see potential of this head and tail. Don't ignore it. Okay. एरो की लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताता है, और एरो की जो हेड है, ये हेड है, सो हमें डायरेक्शन बताता है। अच्छा, व्हाई डू वी नीड वैक्टर्स? हमें वैक्टर्स की क्या जरूरत है? हम लोग ने इसकी इंपॉर्टेंस को देखा। हमें वैक्टर इसलिए जरूरत है ताकि कोई भी ऐसे क्वांटिटी जो वो डायरेक्शन बता रहा है, तो हम उस क्वांटिटी को जस्ट वैक्टर के नाम से उसको कहते हैं। क्यों जरूरी है? मानो तुम्हारा दोस्त रास्ता भटक गया हो और तुम उसे फोन लगाकर कह रहे हो कि तुम्हें इतना मीटर तुम्हें कवर करना, सो दैट यू कैन रीच एट द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर यू वांट टू गो। तो तुम्हारा फ्रेंड उस लोकेशन को भूल गया, यानी पहली बार गया, बस उसको लगा कॉन्फिडेंस कि हाँ बस इतना होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, हार्डली सा भी 2 स्ट्रेट लाइन होगा, एक 2 स्ट्रेट होगा हार्डली सा। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या था? क्योंकि वो टाउन में गया, देखा बहुत सारा स्ट्रीट है, सो वो कंफ्यूज हो गया। देन ही कॉल्ड यू एंड आस्क्ड दैट टेल मी ब्रदर, आई फॉरगॉट व्हाट, आई फॉरगॉट स्ट्रीट location of this particular shop, which is present in state. He called you and asked, tell me, where should I go?
in which state, and you say you know location of that particular shop. You say, yeah, just cover. You are right now over here, so just cover at least 100 meter distance, 100 meter distance, and then turn into north side. So here north side is what direction. Just only you tell to your brother, yeah, just cover 100 meter. It is the incomplete information until and unless you mention direction, that your friend will not go at that location where he wants to go. Okay, that's why this is vector is compulsory. 2 किलोमीटर चलो रास्ता मिल जाएगा, वो किसी भी तरफ जा सकता है। सिर्फ हम लोग ये सिर्फ बोलते हैं कि 2 किलोमीटर जाओ, तुम्हें लोकेशन मिल जाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। इस पार्टिकुलर शॉप की बात कर रहा हूँ, तो वो तो किसी भी डायरेक्शन से चल जाएगा, है ना, किसी भी डायरेक्शन जो कि उसे मिल भी सकता है। लेकिन हाँ 99% उसे नहीं मिलेगा। अगर बहुत सारे स्टेट है तो 99% उसे नहीं मिलेगा। दैट्स तो इसलिए अगर चाहते हैं कि एग्जैक्ट इतना मुद्दा क्यों क्रिएट किया जाए कि नहीं मिलेगा 90% चांस, हम उसे डायरेक्ट 100% चांस कर देते हैं कि हाँ मिल जाए, तब हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। हम डायरेक्शन बता कर ये कंफर्म कर देते हैं, ये पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है कि हाँ इस डायरेक्शन जाओगे, इतना कवर करोगे डिस्टेंस, तो तुम उस पार्टिकुलर शॉप पर पहुंच जाओगे। ओके, दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन एनी वेक्टर। ओके, फिजिक्स में फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और यू कैन से कि दिस आर क्वांटिटीज which are known as vector quantities because all this provide direction having magnitude. Okay, ये सारे क्वांटिटीज डायरेक्शन के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अच्छा, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। लेकिन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग इसे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं इन दिस चैप्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर पर आते हैं। पोजीशन वेक्टर ये बताता है, देखो पोजीशन वर्ड से ही हम लोग क्लियर है, एक क्लैरिटी ले तो वर्ड से हमें क्लैरिटी बिल्कुल आसानी से मिल सकता है बिना किसी एफर्ट्स के। पोजीशन वेक्टर चूंकि ये कहना चाहता है कि एक वेक्टर जो एक पोजीशन बताए, किसकी, एक वेक्टर की, लोकेशन ऑफ द वेक्टर इज व्हाट पोजीशन वेक्टर। लेकिन हमें यहाँ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, क्योंकि पोजीशन ऑफ द वेक्टर कैन बी एनीवेयर, can be anything. That's why we need to take a point which should be reference point. Reference point. According to that reference point, what is the location of the vector? That is how we represent any vector as a position vector. Okay. So ये बताता है कि कोई चीज़ सेंटर से कितनी दूर और किस तरफ है। यहाँ पर हम लोग सेंटर को रेफरेंस ऑफ अ पॉइंट ले रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि मेजोरिटी क्या होता है कि हम लोग जब एक पार्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं तो कार्टेशियन प्लान में एक ओरिजिन होता है, जिसे हम उसे एक और क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसे कंसिडर करते हैं ओरिजिन को एज अ रेफरेंस पॉइंट कार्टेशियन प्लान में। देन वी फाइंड ए वेक्टर, और एक वेक्टर प्रेजेंट होता है कार्टेशियन प्लान में, तब हम लोग फाइंड करना होता है पोजीशन वेक्टर। सो इन दैट केस वी डू क्या, हम लोग करते हैं कि एक जो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं ओरिजिन को, ओरिजिन से देखते हैं कि वेक्टर कहाँ पर है, फिर वहाँ से हम वी स्टार्ट अप फ्रॉम ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन एंड लास्ट पॉइंट इज आवर वेक्टर। दैट इज हाउ वी ड्रॉ ए लाइन, ये कहाँ पर पोजीशन वेक्टर, एंड दिस लाइन इज known as position vector. That is how you will locate location of any particle. Okay, this was our, हाँ यहाँ पर डायरेक्शन भी विल मैटर, किस एक्सिस में है, कितना एक्सिस में है। चलो एक पार्टिकुलर एक्सिस में कितना यूनिट कवर किया, यू कैन से कि एक जे कैप में कितना यूनिट कवर किया,
उस पार्टिकल ने। अगर जेड कैप में है तो जेड कैप में, के कैप में कितना वो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस। सो ये जो आई जे कैप है ये डायरेक्शन बताता है, और मैग्नीट्यूड की चौकी तुम जानते हो कि कितना डिस्टेंस, वो मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितना डिस्टेंस तुमने कवर किया, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हमें आई जे के कैप के थ्रू मिलता है। ओके, नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है, एक वेक्टर है, और ये इसका डिस्टेंस 5i कैप प्लस 7j कैप एंड 10k कैप। इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने ये डिस्टेंस लिखा, पोजीशन वेक्टर लिखा, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग इससे इंटरेक्ट कुछ इस तरह से होते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो ए पार्टिकल है वो फ्रॉम ओरिजिन इट वेंट till the 5 unit, that is what it is saying. So 5 unit it covered, but along x axis, लेकिन at the same time it went upward, you can say, along z axis, along y axis, जो कि along y axis इसने 7 यूनिट कवर किया, and along z axis इसने 10 units cover किया at the same time. That is how we interact with a position vector, which is given in that way. Okay, displacement vector, let's see. Displacement vector ये बताता है कि कोई चीज़, अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम क्या नहीं करते कितना एक्चुअल पाथ है, क्या एक्चुअल पाथ है, हम डायरेक्ट एक स्टेट पॉइंट लेते हैं और वी कैन से एक इनिशियल पॉइंट एंड एक फाइनल पॉइंट, एंड जस्ट देखते हैं कि कितना वेक्टर डिस्प्लेस्ड किया, डिस्प्लेस्ड किया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एंड देन वी राइट दैट डिस्प्लेसमेंट in terms of a vector. That's it. This is known as a displacement vector. You get what a displacement of vector. Just convert that displacement of vector into vector form. Okay. So ये बताता है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्प्लेस किया और किस दिशा में, किस डायरेक्शन में मूव किया. Okay. How to add vectors? It is very simple. जस्ट आई के साथ आई ऐड कर दो, जे के साथ जे ऐड कर दो, के साथ के ऐड कर दो. दिस इज वेरी सिंपल. लेकिन कुछ कहा में ट्विस्ट, ट्रायंगल लो. यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या, ओके यू आर गोइंग टू ऐड वेक्टर्स बट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लो, जहाँ पर हमें थीटा मिलता है. थीटा नहीं तो हम लोग सिंपल ऐड कर सकते हैं. जब एंगल आता है तो पूरा गेम चेंज हो जाता है. वेक्टर्स को नॉर्मल मैथ्स में अगर हम लोग डायरेक्शन ना ले तो डायरेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं 2 + 2, लेकिन जब डायरेक्शन आता है 2i + 2j, देन वी कांट से कि 4k. नो इट्स अ कंप्लीटली की तरह नहीं जोड़ सकते. देखो वेक्टर्स को नॉर्मल 2 + 2 = 4 इस तरह हम लोग नहीं जोड़ सकते, जो कि वेरी सिंपल, वेरी बेसिक एडिशन है जो हम आवर रियल लाइफ में यूज करते हैं. लेकिन जो हम लोग एडिशन को रियल लाइफ में यूज करते हैं उस रूल को वेक्टर के साथ नहीं अप्लाई कर सकते. इनके लिए ज्योमेट्री लगती है. ट्रायंगल ऑफ एडिशन, try to understand. इस लॉ से क्या क्लैरिटी मिल रहा है कि एक ट्रायंगल है, यानी यहाँ पर वेक्टर एक ट्रायंगल शेप बनाएगा, एक ट्रायंगल फिगर बनाएगा. इसका मतलब हम लोगों के पास 3 वेक्टर्स होंगे. जब वेक्टर्स एक ट्रायंगल फिगर बना रहा हो तब हम लोग कैसे उन तीनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं. तो वेक्टर्स को ऐड करके तीसरा वेक्टर्स लाते हैं. दैट इज व्हाट इज आवर ट्रायंगल वेक्टर्स. ओके, ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता है कि अगर तुम पहले से ए से बी गए
यानी यहाँ से यहाँ गए. लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. ए से बी गए. दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर. फिर बी से सी गए. बी से सी गए. दिस इज आवर सी. क्लियर. तो तुम्हारा टोटल रिजल्टेंट जो होगा इसको ऐड करने के बाद which will be our AC. This will be our AC. This will be our resultant vector. तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हम ऐड करने के बाद आएगा दिस ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर. देन आवर रिजल्टेंट वेक्टर विल कम. क्लियर. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. राइट नाउ जस्ट वी saw how to add any vectors geometrically. ये जब when it comes to mathematically then we use formula. Then we use formula. Now next we have resolution of vectors. It is very compulsory because in almost in all chapters of 11th standard and 12th standard we see resolution of a chapters, which is a very small part for the all chapters, but to understand it is very compulsory because it plays a very heartful role. So let's talk about resolution of vectors. इसका मतलब है कि वेक्टर्स को तोड़ना, एक वेक्टर्स को तोड़ना. या ये भी हो सकता है कि एक वेक्टर्स को हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं या फिर एक वेक्टर्स को 3 कंपोनेंट में, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट क्या है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 एक्सेस है, या कहना चाह रहा है कि एक वेक्टर जो कि 3 एक्सेस में मूव कर रहा है, तब हम उस टाइम पर उस वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट में तोड़ते हैं. लेकिन जनरली क्या होता है कि हमें सिर्फ चैप्टर्स में ये देखने को मिलता है कि हम सिर्फ वेक्टर को 2 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा. क्वेश्चन ही कह रहा है कि तुम्हारा वेक्टर सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट द सेम टाइम. दैट्स व्हाई वी जस्ट ब्रेक ए वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट्स. ओके. सो रेसोल्यूशन मतलब डायरेक्ट यू कैन से कि जो अदर वर्ड ऑफ द रेसोल्यूशन है वो होता है ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स इनटू एक्सेस. फॉर एग्जांपल, let's for instance एक वेक्टर है जो कि कुछ इस तरह है. नेम ऑफ द वेक्टर इज ए वेक्टर. कुछ इस तरह है, हम क्लियरली देख सकते हैं. अच्छा, रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कब काम में आता है? अगर ये वेक्टर कुछ इस तरह से हो, ए वेक्टर कुछ इस तरह से, क्या हम लोग यहाँ रिजोल्व कर सकते हैं. लेकिन जो मेजॉरिटी टाइम क्या होता है कि अगर हॉरिजॉन्टल से देखें तो इसका जो एंगल है 90 डिग्री बनता है. अगर इसको रिजोल्व करें तो क्या होगा, यहाँ से बन रहा थीटा इज गिवन लाइक दिस. अगर रिजोल्व करें तो एक ये बनेगा और एक ये. एक तो हॉरिजॉन्टल मिलेगा, एक वर्टिकल मिलेगा. वर्टिकल जो कि पहले से ऑलरेडी है, यानी यहाँ पर ये उतना सेंस नहीं बनाएगा. अगर वेक्टर हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो उतना सेंस नहीं बनाएगा. उसे ना हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ना वर्टिकल होना चाहिए, है ना. हम इसे रिजॉल्व क्यों करते हैं? यू विल गेट आंसर. ये जानना चाहते हैं कि ये जो वेक्टर ए है इट इज मूविंग, इट मूव्ड, इट कवर्ड सम डिस्टेंस. ओके, इट हैव कवर्ड. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो ए वेक्टर है इसने हॉरिजॉन्टल में कितना कवर किया. दैट इज व्हाई वी ब्रेक एनी वेक्टर ओनली हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में इसने कितना ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू दिस डेटा. क्योंकि ये जो वेक्टर ए है ये ना ही हॉरिजॉन्टल पर है ना ही ये वर्टिकली. It is at some distance, some rotation.
you can say some angle. It is at a some angle. It is forming an angle. ये एंगल पर बेस्ड है, दैट्स वाई एक यू कैन से कि जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि ये एंगल पर बेस्ड है, दैट्स वाई वी रिजॉल्व इट। और सेकेंड ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ये कितना मूव किया। हम ये भी जान सकते हैं कि ये वर्टिकल में कितना मूव किया, सिर्फ वर्टिकल, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। And we know that according to this data, this is going to be a cos theta, and this is going to be a sin theta. Am I right? हमें इस चीज से मिलता है कि इतना अमाउंट, इतना मैग्नीट्यूड इसने कवर किया सिर्फ इस दिस डायरेक्शन, इन दिस पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, this much it covered. That is how we get by resolving vector, I hope you understood reason behind it, why do we break any vector. Okay, हम इसे two components में resolve किए. You can resolve it in three components. It depends on you. It depends on question. What is the question? Same. Okay. Clear. This is enough for this resolution of vectors. इसके पीछे एक डेरिवेशन है जो कि बहुत ही important है, so that we can get a more logic derivation. We will see कि ये जो formulas है resolution of vectors, or you can say magnitude of any vector, how do we get so एक डेरिवेशन है जो कि ये एक रोल निभाएगा उस डेरिवेशन में। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा हो जाएगा a cos थीटा, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा a sin थीटा, a sin थीटा। फिर जब तुम एक सूटकेस को हैंडल से खींचो तो तुम्हारा फोर्स, मतलब वो ना ही हॉरिजॉन्टल होता है ना ही वर्टिकल होता है, वो तिरछे ही होता है। वो जो फोर्स होता है, जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है वो तिरछे होता है ना। पर सूटकेस जमीन पर सीधा चलता है, यानी वो जो मूवमेंट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, वो सीधा डायरेक्शन कर रहा है, वो तिरछे नहीं कर रहा। लेकिन डायरेक्शन जो फोर्स है, फोर्स ऑफ द डायरेक्शन, that is तिरछा। लेकिन जो displacement or you can say distance of the suitcase is horizontally, यहाँ से हम ये जानना चाहें कि जो ठीक है, लेकिन हमने जो फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल में, यानी यू कैन से कि कितना फोर्स अप्लाई करने पर वो जो बॉडी है, सूटकेस है, वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ना। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, यानी वर्टिकल में नहीं जा रहा है। और हम लोग वर्टिकल में भी फोर्स लगा रहे हैं, जो मूवमेंट ऑफ दिस सूटकेस है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। यानी यू कैन से कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल जो फोर्स है वो सूटकेस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओनली सूटकेस पर क्या, कौन सा फोर्स प्रभाव पड़ रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स। एंड यहाँ हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स पता करते हैं बाय रिजॉल्विंग फोर्स वेक्टर। ओके, अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लेट्स से फर्स्ट वी हैव यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, देखो यूनिट से मतलब होता है वन, यानी मैग्नीट्यूड है वो वन है, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज वन, मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन, but it is also vector, मैग्नीट्यूड वन। यानी आप जब यूनिट वेक्टर लेते हो तो जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स रहता है, और कितना रहता है? एक रहता है। यस, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे जे कैप लेते हैं
तो जे क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली है, लेकिन मैग्नीट्यूड इज वन। वहीं पर हम लोग आई कैप ले सकते हैं। आई कैप में देखते हैं कि मैग्नीट्यूड इज द सेम, लेकिन डायरेक्शन इज चेंज। डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल। In the place of x component, we can take z cap, j cap, k cap, k cap. यहाँ k cap ना ही हॉरिजॉन्टल होता है ना ही वर्टिकल होता है। इट ये होता है आउटवर्ड, और यू कैन से इनवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। जे कैप के कैप ये दर्शाता है, डायरेक्शन दर्शाता है किस चीज़ का? डायरेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड का, ना कि हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड का। Okay, so remember, unit vector is going to provide magnitude 1 and direction different. Direction would be different. इसका मतलब मैग्नीट्यूड एक होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। हम इसे यूज करते हैं स्पेसिफिक फॉर डायरेक्शन, स्पेसिफिक फॉर डायरेक्शन। यू विल सी यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वी हैव जीरो वेक्टर। देखो, फ्रॉम व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि जो वेक्टर है उसके पास जीरो मैग्नीट्यूड है। ऐसे वेक्टर जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड, हम उसे डायरेक्ट नल वेक्टर और जीरो वेक्टर से पुकार सकते हैं। उसे हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस वेक्टर के पास जीरो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, this is the direction of the A vector. What are you understanding? What are you understanding? Are you understanding कि ये एक particular direction provide कर रहा है? नहीं, हम इसे कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, और डायरेक्शन यू कैन से कि ये इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज इन ऑल साइड। इसके पास कोई पार्टिकुलर नहीं, इसलिए अनडिफाइंड वी कैन से कि डायरेक्शन फॉर दिस वेक्टर इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड। इसका डॉट, एक डॉट, ये डॉट वाज एग्जांपल फॉर दिस जीरो वेक्टर। ऐसे ही वेक्टर है। नॉन नेक्स्ट वी हैव इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव इक्वल। इक्वल मतलब हम टू वेक्टर्स लेंगे और देखेंगे कि मैग्नीट्यूड सेम है या अगर मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वन मोर थिंग विच इज डायरेक्शन, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेक्टर चैप्टर, सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। किसका? दोनों वेक्टर्स का, दोनों वेक्टर्स का। तब हम कह सकते हैं कि जो दोनों वेक्टर्स दोनों इक्वल है एक दूसरे के, इन द टर्म ऑफ, इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन ऐसा क्या हो कि अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम ना हो, डिफरेंट हो, लेकिन डायरेक्शन इज द सेम, लेकिन डायरेक्शन इज द सेम, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, देन वी कैन कॉल देम एज अ अनइक्वल वेक्टर। कुछ भी अगर चेंज है, कुछ भी अगर चेंज है, जैसे मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन, फॉर इंस्टेंस ये दो वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड तो सेम है, यू कैन से 5 न्यूटन 5 मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या है कि डिफरेंट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग अनइक्वल वेक्टर्स कहेंगे। क्लियर? और यहाँ पर हमें थीटा जो मिलेगा वो 0 डिग्री मिलेगा और 0 डिग्री। क्लियर? I think no 0 degree. When we will talk about parallel vector, then I would say parallel vector vectors provide a 0 degree angle, and anti-parallel provides 180 degree angle. Okay. Anti-parallel. Now next we have vector multiplication. We have seen addition of two vectors. Now let's say multiplication of two vectors.
When we talk about multiplication of a two vector, we see dot product and cross product. तो किसी वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। किसी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ये एक हम लोग वैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दो मेथड क्यों है, दो अलग अलग क्यों है? एक आने की वजह दो अलग अलग। तो जब हम वैक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम तीन मेथड, और उस तीनों मेथड को हम रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज करते हैं। एंड तीन मेथड्स वो ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो एंड पॉलीगन लो। हम ट्रायंगल लो को तब यूज करते हैं जब टू वैक्टर्स दिया हो और क्वेश्चन कह रहा हो कि ट्रायंगल लो को यूज करो और रिजल्टेड वैक्टर्स को फाइंड आउट करो, तब हम ट्रायंगल लो को यूज करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमें एक ट्रायंगल फिगर मिल रहा है। इससे हम समझते हैं कि जो हम लो यूज कर रहे हैं वो ट्रायंगल लो है। अच्छा, पैरेललोग्राम का क्या रोल है? वो हम तब यूज करते हैं जब हमें टू डायगोनल की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, पैरेललोग्राम जब फिगर मिलता है तो टू डायगोनल मिलता है, टू वैक्टर्स दिए होंगे, हम टू वैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट पैरेललोग्राम फिगर। लेकिन क्वेश्चन अगर क्या है, तब क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर ट्रायंगल को फाइंड करो वो फ्रॉम टू वैक्टर, इट कैन बी सेइंग कि तुम पैरेललोग्राम भी फाइंड करो। तो यानी ये पॉसिबिलिटी है कि टू वैक्टर से वी कैन यूज आवर पैरेललोग्राम। अगर टू वैक्टर्स आर गिवन, स्टिल वी कैन फाइंड, स्टिल वी कैन। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि टू वैक्टर्स, फिर हम टू वैक्टर्स और क्रिएट करते हैं, फिर हमें डायगोनल मिलता है। जो रिजल्टेंट ऑफ द टू वैक्टर्स इज नोन एज डायगोनल। हमें जो पैरेललोग्राम क्रिएट करना होता है वहाँ पर टू वैक्टर्स और जरूरत पड़ता है, सो दैट वी कैन गेट कंप्लीटली पैरेललोग्राम फिगर। एंड जो टू वैक्टर्स आते हैं वो उसी के होते हैं, यानी यू कैन से कि पैरेलल शिफ्टिंग वैक्टर आ जाता है। हम वहाँ पर जो वैक्टर है उसको शिफ्ट करते हैं पैरेलली। ओके, polygon law, when to use it? It is used when there are a lot of, you can say there are more than 3 or 4 vectors, then we use polygon. Polygon का मतलब ये होता है कि बहुत सारे vectors। अगर there are a lot of vectors, then you can use polygon law। कुछ इसी तरह वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है। जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर दो मेथड देखते हैं, विच आर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कब, व्हेन टू यूज डॉट प्रोडक्ट एंड व्हेन टू यूज क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे, तुम दो वेक्टर्स को लोगे और से मल्टीप्लाई, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दोस वेक्टर, यू विल सी कि जो रिजल्टेंट है वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। अगेन क्वांटिटी यू विल गेट, लेकिन जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो स्टिल, यानी यहाँ पर दो वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं, दो वेक्टर्स या वेक्टर होंगे यार, दो टू वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि स्केलर क्वांटिटी में, if this is happen we call it as a dot product. On the other side what will happen, कि two vectors we took and we are going to multiply, but resultant is coming out as a again vector quantity। अगर resultant two vectors को multiply करने के बाद again vector quantity is coming, then this is known as, we call it as a cross product। जो multiplication of these two vectors was
and it all about, I would say it's all about resultant क्या है, क्या रिजल्टेंट जो ठीक है, रिजल्टेंट क्वांटिटी यानी विच टाइप ऑफ क्वांटिटी। अगर रिजल्टेंट स्केलर है तो हम इसे कहते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट के बाद ऐसा है। अगर वही वेक्टर क्वांटिटी जो है वेक्टर है तो हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट जब रिजल्ट एक नंबर आ जाए वर्ल्ड बाइट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो जब रिजल्टेंट एक नया वेक्टर आ जाए, जो रिजल्टेंट होगा ऑफकोर्स नया वेक्टर होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि वही सेम वेक्टर्स आ जाएंगे जो हम लोग ले चुके थे। और ये जो टू वेक्टर्स होंगे वो एंगल पर भी हो सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में भी एंगल पर भी होगा, लेकिन बस मेन मुद्दा है कि वो जो क्वांटिटी है वेक्टर आ जाना चाहिए, देन वी कैन से कि यस दिस इज आवर क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड पढ़ा। अगर मैग्नीट्यूड है तो हम उसे, अगर क्वांटिटी इज प्रोवाइडिंग मैग्नीट्यूड वी कॉल दैट क्वांटिटी एज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसे डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं रादर देन सेइंग स्केलर। अच्छा, डायरेक्शन भी है से रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन प्रोवाइड third vector which will be forming a triangle, then we say yes this came by the help of a triangle। वहीं पर हम लोग टू वेक्टर्स से पैरेललोग्राम मेथड को यूज किया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अच्छा, कंपोनेंट वी saw how to resolve any vector into two components। We didn't see how to resolve into three components, we will see it because right now it's not compulsory, not completely। I will tell you how to resolve any vector into three components, but you are starting it, so this is enough in starting a journey, this is enough how to resolve any vector into two components। Okay, this is enough. Now let's take next chapter, which is our state in motion in a straight line, motion in straight line। लेकिन पहला चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी, नॉट फिजिकल क्वांटिटी बट यूनिट्स एंड डायमेंशन, चूंकि हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या माप रहे हैं, है ना। उसका क्या डायमेंशन है, उसका डायमेंशन 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन हो सकता है, तो ये सब पता होना चाहिए कि हम क्या माप रहे हैं, कैसे मापा जाता है, कौन क्वांटिटी को, किस जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट्स क्या है। ऐसा तो नहीं है कि लीटर को हम किलोमीटर में नापते हैं, नहीं, सबके अपना अपना यूनिट्स है। सो ये यूनिट्स पता होना जरूरी है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई एनी क्वांटिटी। डू यू अंडरस्टैंड? सो इस चैप्टर का जो मेन हाईलाइट पॉइंट होगा वो ये कि हम समझ सके कि क्या माप रहे हैं। जब कोई भी क्वांटिटी को मापे तो हमें ये डायरेक्ट आना चाहिए कि क्या यूनिट्स आएगा, डायमेंशंस क्या होंगे, और डायमेंशंस कैसा लिखा जाए, ड्राइव करके कैसे यूनिट्स लाए जाए, ड्राइव करके कैसे डायमेंशन लाए जाए, इस चैप्टर से हमें सीखने के मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट concept। First of all, let me this part which was about vector।
have a have a look. You can take break of a few seconds. Of a few seconds. Now let's talk about unit and dimension. Units and dimension. Look, I will not write a lot of a text, since our focus is on understanding the concepts. That's why I am not going to write a lot of a text, a lot of words. So first concept, which is a physical quantities. Physical quantities. Look, we are taking physical quantity जो कि physical है, ना कि unphysical, ना कि unphysical. Unphysical का मतलब जैसे love, hate, what carries, all these are unphysical. जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे नहीं मापा जा सकता उसे हम अनफिजिकल कह सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसे क्वांटिटी जिसका मेजर किया जा सकता है, जिसका मेजर किया जा सकता है, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लोग फॉलो करते हैं. अच्छा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम इसे एक चैप्टर के रूप में स्टडी कर रहे हैं, तो पूरा कहना ये होगा कि ठीक है कोई भी क्वांटिटी है, लेकिन वो क्वांटिटी ठीक है हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन जो रोल्स यू नाउ कि देयर आर ए लॉट ऑफ, नॉट ए लॉट ऑफ, बट देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ फिजिक्स. जो ये सर्टेन लॉज ऑफ फिजिक्स है वो फॉलो करना चाहिए बाय द व्हाट क्वांटिटीज. मेजर भी करें लेकिन जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो भी फॉलो करें. ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. अच्छा, कुछ ऐसे क्वांटिटीज हो सकते हैं जो मेजर करें लेकिन जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वैसे क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट अनफिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं. हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज है जो कि मेजर भी नहीं करते और वो फॉलो भी नहीं करें, तो हम डायरेक्ट समझ जाते हैं कि वो अनफिजिकल क्वांटिटीज. अच्छा, ये तो बहुत आसान था, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो लॉ ऑफ फिजिक्स था. लॉ ऑफ रूल, लॉ ऑफ फिजिक्स, या लॉ ऑफ फिजिक्स. अच्छा, सो वी अंडरस्टूड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. बिना मेजरमेंट की साइंस सिर्फ एक कहानी है, वो सिर्फ एक कहानी बन चुका है. अगर हम उसमें मेजरमेंट डाले, यूनिट्स डाले, डायमेंशन डाले, तो हमें लॉजिक मिलता है. अगर हम लोग उस यूनिट्स एंड डायमेंशन को अप्लाई ना करें, यानी हम इमोशन से अट्रैक्ट हो सकते हैं. अच्छा, इफ आई से कि वी हैव 2 किलोमीटर वाटर,
तो ये लॉजिक प्रोवाइड नहीं करा। एनी टाइम वी कैन यूज किलोमीटर विथ एनी क्वांटिटी, मीटर विथ एनी वन क्वांटिटी। यहाँ पर लॉजिक नाम का कोई चीज नहीं, ये कहानी बन के रह जाएगा। तो कहानी में भी लॉजिक भी होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ बहुत हॉट गर्मी है तो वो साइंस नहीं। हाँ, हम लोग जानते हैं गर्मी तो ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि कितना टेम्परेचर है उस गर्मी का, दैट इज व्हाट इज आवर साइंस। ठीक है गर्मी है, लेकिन टेम्परेचर क्या है उस गर्मी का, टेम्परेचर ऑफ गर्मी इन पार्टिकुलर रूम यू कैन से। सिर्फ गर्मी कह देना वो एक कहानी का रोल हो सकता है। ठीक, जब हम कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ दैट गर्मी इज व्हाट दैट इज व्हाट इज आवर साइंस। ओके, हम उसे डिग्री में कह सकते हैं, केल्विन में कह सकते हैं, फारेनहाइट और जो ये सिंबल है एक ही रोल निभाता है, लेकिन जो सेल्सियस हम जो केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आता है, उसे हम बाद में देखेंगे। अच्छा, समझ में आ गया। हम इंस्ट्रूमेंट लाइक स्केल, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। किस चीज़ का मेजरमेंट? क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इन आवर वर्ल्ड दैट आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अच्छा, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इफेक्टिव होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। फिर भी एरर आता है बहुत ही कम, उतना भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हम देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट है पहले के ज़माने में कुछ और थे, आपके ज़माने में तो आप तो परफेक्ट हो चुके हैं, उतना परफेक्ट नहीं हो, लेकिन कुछ एरर आता है, बहुत ही कम। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एरर आता है, 1 पॉइंट कुछ आता है, 0.00 लाइक दैट एरर्स। ओके, स्केल जैसे थर्मोमीटर, दिस इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, यू कैन से। क्या यूज करते हैं? रियल लाइफ कनेक्ट देखते हैं। जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमें 250 ग्राम, 200 ग्राम, आधा केजी। यह जो आधा केजी, 200 ग्राम, 250 ग्राम है, ये जो मिल्क पर्सन होगा वो इतना माप के देगा, ना कि थोड़ा कम बेसी। ऐसा कहना भी एक इफेक्टिव जैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पर यूनिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द बोथ पर्सन। यहाँ हम एक इंट्रैक्शन जो होता है ना वो बढ़िया जाता है, हम इंट्रैक्ट कर पाते हैं अदर पर्सन के साथ, हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। यूनिट ही है जो कम्युनिकेशन को तहस महस कर सकता है और ये बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, यूनिट्स। ओके, सो फंडामेंटल हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है, लेकिन उसमें से इतना सारा क्वांटिटीज है तो कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है। तो उसमें से कुछ ऐसे क्वांटिटीज को रखा गया जिसे हम आज फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्यों लाया गया, क्यों फाइंड आउट किया गया? आंसर इज कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसकी हेल्प से हम अनदर फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं, और उस जिसे हम ड्राइव कर रहे हैं उसे हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रहे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम ड्राइव नहीं कर, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है वो ड्राइव करके नहीं आया, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं है। लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज है वो डिपेंड रहेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी जो ड्राइव क्वांटिटीज है बहुत सारे होंगे, लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो देयर आर सर्टेन, यू कैन से 7 क्वांटिटी। क्लियर? सो दैट्स वाई जो फंडामेंटल क्वांटिटी था वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया फॉर द ड्राइव्ड क्वांटिटीज।
Remember, we have fundamental quantities and derived quantity. ड्राइव का मतलब ये होता है कि कुछ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेते हैं, फिर ड्राइव करते हैं लॉजिकली, देन वी गेट अनदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया। यहाँ पर एरिया का जो यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट वो होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 मीटर है, ना कि 1 मीटर। तो 1 मीटर we took 1 more meter, then we got meter square, then we got meter square। यानी यहाँ पर जो 1 मोर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है, फंडामेंटल पर डिपेंड है। One quantity is a depend on fundamental. That is how our area came, a unit of area came. Okay? जब किसी और पे डिपेंड ना हो, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और पे भी, किसी पर भी डिपेंड, किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो, हम उसे फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे याद रखना, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो लिमिट्स है, उन वो दे आर नॉट ए लॉट ऑफ क्वांटिटी। 7 क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7 है, लेकिन जब बात आएगा ड्राइव क्वांटिटी, दे आर ए लॉट ऑफ क्वांटिटीज, क्योंकि ड्राइव कर करके बहुत क्वांटिटीज लाया जा सकता है। ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी वी कैन ड्राइव एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। सो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है उसके एग्जांपल्स कुछ है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, ये सब एग्जांपल्स है। यही जो फंडामेंटल के जो एग्जांपल्स है वो है लेंथ, मास, टाइम, इसके अलावा और भी है, बट राइट नाउ आई एम सेइंग दिस आर लेंथ, एल, मास, केजी, टाइम, सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, of mass is kg, of time is second। यूनिट से फिर हम डायमेंशन की ओर मूव करते हैं, यूनिट से हम डायमेंशन की ओर मूव करते हैं। हम लोग देखेंगे क्या ये यूनिट्स है, क्या रोल निभा रहा है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसा यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। रिमेंबर, यहाँ पर एसआई यूनिट, एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल जो सिस्टम क्रिएट किया गया वो इंटरनेशनल फॉलो करेगा, कोई भी कंट्री फॉलो करेगा। कंट्री जो कि प्रेजेंट है आवर वर्ल्ड में, इन आवर वर्ल्ड में, वो क्वांटिटी जो यूनिट्स लाया गया वो सारी कंट्री में एक समान होगा, ना कि अलग अलग। सो दिस जो हम कह रहे हैं कि एक समान होगा, इसका मतलब हुआ कि ये जो यूनिट्स है वो एक दूसरे कंट्री में एक समान होगा, और इसी को हम लोग बोले ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट से समझते हैं कि यूनिट जो है अमॉन्ग द ऑल द कंट्रीज आर सेम, इसका ये मतलब है। ठीक है, ऐसा यूनिट्स का मतलब ये था। द ग्लोबल लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज है, यूनिट्स एक तरह से लैंग्वेज है, जहाँ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम इंटरेक्ट कर पाते हैं दूसरे पर्सन से, एक तरह से एक लैंग्वेज है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज। तो ऐसे यूनिट्स लाए गए। अगर कुछ व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति है जो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, वही बात हुआ। जब मेजरमेंट की बात आएगा तो एक पर्सन है जो कि दूसरे कंट्री से आया, वो कहेगा कि हमारे कंट्री में तो इतना मेजरमेंट था, अब इस कंट्री में आए तो मेजरमेंट ही चेंज हो गया। ये चेंजेस देखने को मिलेगा ना, इसको अवॉइड किया गया, अवॉइड करके ऐसा यूनिट्स को क्रिएट किया गया, सो दैट वी कैन रिमूव आवर चेंजेस ऑफ यूनिट्स। जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो जो ये चेंजेस होता है यूनिट्स में, इसको हम रिमूव कर सके, इसलिए ये ऐसा यूनिट्स लाया गया। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में माना जाता हो
और वो एक समान हो, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो एक दूसरे देश में। ये सिस्टम है और ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, ना कि किसी एक पार्टिकुलर देश का है। ये सबके लिए अच्छा, तो एक ऐसा सिस्टम लाया है जो कि सब देश के लिए एक समान हो और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहले कोई हाथ से ना था। पहले का अगर जमाना में जाए पीछे रिसेंट टाइम में, तो देखते थे कि जो मेजरमेंट है वो अलग तरह तरह के था। आज टूल्स है वो पहले ज़माना में नहीं था, बहुत ही पहले समय में नहीं था। और जो पहले के समय में था, जो टूल्स यूज़ किया जाता था, उससे बहुत सारे एरर मिलते थे, बहुत सारे। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करके जो इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज होता गया। चेंज इसलिए होता है क्योंकि जो एरर था वो ज़्यादा मिलता था बिटवीन अमोंग पीपल, यू कैन से। इसलिए धीरे धीरे कर इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हुआ, यू कैन से, बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, सो दैट कंफ्यूजन दूर किया जा सके, पीपल कैन इंटरेक्ट इफेक्टिवली विदाउट हैविंग एनी कंफ्यूजन। फिर हम धीरे धीरे कर मॉडर्न टाइम में पहुंचे, जहाँ पर एक परफेक्ट नाम का चीज़ दिखा। हाँ, जानते हैं कि थोड़ा बहुत एरर मिलता है, लेकिन जो एरर मिलता है आज के टाइम में बहुत ही छोटा, बहुत ही कम। जो कहते हैं ना 0.0000, फिर वहाँ पर 1 2 3 कुछ भी है, इतना कम मिलता है। जैसे टाइम की बात करते हैं तो यहाँ कंट्री में दूसरा रहेगा, लेकिन दूसरा कंट्री अगर यहाँ से कंपेयर करेगा तो टाइम में बहुत ही फर्क दिखेगा। लेकिन क्या किया जाए, ये जो है से यूनिवर्स से ऐसा है ना। लेकिन वही बात है, हम ये लोग ये पता कर सकते हैं कि जो इस कंट्री से उस कंट्री में कितना डिफरेंस है टाइम का। अभी कैसे पता कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, यू कैन से। अच्छा, पहले कोई हाथ या बहुत ही पूरा डिसेंट टाइम में जाए तो ये लोग यूज टू यूज व्हाट, हैंड। सो कोई फीट मतलब कोई पाँव से, कोई हाथ से, कोई जैसा देखा वैसा माप करता था। ठीक है, माप कर रहा है, ओके। लेकिन ये भी तो देखा जा सकता है ना कि जो हैंड है ऑफ द अदर पर्सन विल बी डिफरेंट। दैट इज हाउ वी यूज टू गेट ए लॉट ऑफ एरर्स। अच्छा, एक नासा से लेकर अपने लोकल किराना शॉप तक ऐसा यूनिट हर जगह से, हर जगह। Now let's see 7 pillars of the derived quantity. 7 pillars, and this 7 pillar is known as fundamental quantities. जो 7 है ये जानना बहुत जरूरी है। आप derived quantities को जाने या न जाने, मतलब कि वो कैसे आया, ये आप इस फंडामेंटल क्वांटिटी से जान पाएंगे। और ये जो derived quantity है इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटीज पता होना चाहिए। इसके बारे में आप जितना हो सके जान सके, ना कि पूरा डीप, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट्स के रूप में इंफॉर्मेशन मिल जाए, इट इज़ इनफ फॉर दैट, फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटी।